हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के टॉपिक में हम कार्मिक प्रशासन के की सीरीज़ देख रहे थे और कार्मिक प्रशासन की सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम अपने टॉपिक वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन, लोक प्रशासन में इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये सारे पहले लेक्चर में देख चुके थे। दूसरे लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में बात की थी। उसके बाद के लेक्चर्स में हमने ट्रेनिंग और प्रमोशन के बारे में देखा, डिटेल्स में सारा कवर किया था। आज के लेक्चर में हम वेतन और सेवा शर्तें देखेंगे। फिर हमारे 2 लेक्चर वित्तीय प्रशासन, 2 टॉपिक और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से अपने वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस। किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों में सम्मिलित है वेतन, भत्ते, सैलरी, अलावेंस, समय समय पर वेतन बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, अवकाश, पदोन्नति, सेवा काल या सेवा से निष्कासन, स्थानांतरण, प्रतिनियोजन, विभिन्न प्रकार के अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, काम के घंटे तथा पेंशन, भविष्य निधि, उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके ये सारे डिटेल्स में देखेंगे कि निष्कासन, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, इन सबको के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इस प्रकार इनके अंतर्गत वर्गीकरण, भर्ती और प्रशिक्षण के अलावा कार्मिक प्रशासन का पूरा क्षेत्र आता है। अब वेतन से शुरू करते हैं। वेतन, इसे पारिश्रमिक, पगार या तनख्वाह भी कहते हैं। आधुनिक राज्य में लोक सेवकों की कार्य कुशलता के लिए उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। लेकिन लोक सेवकों के वेतनमानों के निर्धारण के लिए कोई एक सिद्धांत नहीं है। वास्तव में वेतनमानों को तय करते समय अनेक सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। लोक सेवकों के वेतनमान तय करने का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेतन की दरें किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वेतनमान काम के लिए होने चाहिए, ना कि अलग अलग लोगों के लिए। जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि बहुत से कॉरपोरेट्स में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ही काम के लिए मेल और फीमेल को अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। काम जितनी ऊंची कोटि का हो उसका पारिश्रमिक उतना ही ऊंचा और निम्न कोटि के काम से अधिक होना चाहिए। अगला है बाहरी रोजगार से अनुरूपता। सरकारी कर्मचारी के वेतनमान निजी क्षेत्र के वेतनमानों के उचित रूप से तुलनात्मक हों, अर्थात सरकारी कर्मचारी को वेतन उस दर से मिलना चाहिए जो उस परिस्थिति में बाहरी रोजगार से मेल खाते हों, अन्यथा समाज की प्रतिभा निजी क्षेत्र में चली जाएगी। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उसी पोस्ट पर या उसी काम के लिए कॉरपोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में जितनी सैलरी मिलती हो उसी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होनी चाहिए। वरना ये इसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज से लोग डिस्ट्रैक्ट होकर प्राइवेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। निर्वाह व्यय, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर्याप्त और औचित्यपूर्ण होने चाहिए। उनका संबंध निर्वाह व्यय से होना चाहिए, परंतु निर्वाह व्यय सारे देश में एक समान नहीं होता है, अपितु ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा या कम होता है। कर्मचारियों के वेतनमान तय करते समय ऐसी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। निर्वाह व्यय में परिवर्तनों के साथ वेतनमानों को बदलना और समायोजित करना चाहिए। अगला है देश की आर्थिक स्थिति। सरकारी कर्मचारी की वेतन योजना देश की प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देशों के लोगों की कर भुगतान क्षमता भारत, ब्राजील जैसे विकासशील देशों से कहीं अधिक है। स्पष्ट है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के लोक सेवकों के वेतनमान कहीं अधिक ऊंचे हैं। राज्य एक आदर्श नियोक्ता, सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय एक अन्य सिद्धांत का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटिश लोक सेवा पर टामलिन रॉयल कमीशन 1929 से 31 ने आदर्श नियोक्ता शब्द की 3 भिन्न भिन्न व्याख्याओं का उल्लेख किया है। क्या है ये आदर्श नियोक्ता? पहला, आदर्श नियोक्ता वो है जो वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में समाज के दूसरे नियोक्ताओं से आगे है। यानी कि ज़्यादातर जो जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए वो गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। पब्लिक में समाज में राज्य को अग्रिम श्रेणी के नियोक्ताओं में से एक होना चाहिए। इसके लिए उसका सबसे आगे चलना जरूरी नहीं है। तीसरा, यह अपने कर्मचारियों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व पर ही जोर देता है, इसके परे किसी और पर नहीं। अतः राज्यों को चाहिए
कि वो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे वेतनमान निर्धारित करे जो कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए आदर्श का काम करें। अगला है प्रभावशीलता बनाए रखना। सरकार को वेतनमानों का निर्धारण इस तरह करना चाहिए कि अपेक्षित योग्यताओं और क्षमता वाले कर्मचारी उसकी ओर आकर्षित हों और सरकारी सेवा में बने रहें। ब्रिटेन में राज्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के बारे में एंडरसन कमेटी ने इसी सिद्धांत पर जोर दिया था। प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? एंडरसन कमेटी। इस कमेटी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कुशल कर्मचारियों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए सरकार को उतना वेतन देना चाहिए जितना आवश्यक है। भारत में इस सिद्धांत को एस लिंगटन आयोग 1912 ने न्यायोचित ठहराया। अगला है हमारा अन्य सिद्धांत। वेतनमान तय करने में निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सामाजिक सरोकार अर्थात उच्चतम और न्यूनतम वेतनों के बीच अंतर कम से कम होना चाहिए। दूसरा, सरकारी नीति जो राजनीतिक विचारधारा और इसके आचरण पर आधारित होती है। तीसरा है विधान जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। काम की जोखिमपूर्ण और खतरनाक प्रकृति यानी कि जो काम ज़्यादा डेंजरस है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, जैसे कि आर्मी पर्सन्स की। डिफेंस में सैलरी ज़्यादा होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO उनकी सैलरी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको सिक्योरिटी अलाउंस 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। पांचवा है कर्मचारी यूनियन जो सामूहिक सौदेबाजी के अपने सिद्धांत से सरकार पर दबाव डालती है। अगला है टॉपिक हमारा भत्ते, अलावेंसेस। वेतन के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अनेक प्रकार के भत्तों के अधिकारी हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। महंगाई भत्ता, DA, इसे डियरनेस अलावेंस कहते हैं। यह कीमतों और निर्वाह व्यय में बढ़ोतरी की पूर्ति के लिए दिया जाता है। मकान किराया भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलावेंस, ये शहरों में मकानों के बढ़ते हुए किरायों की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। यह उन कर्मचारियों के अतिरिक्त सबको दिया जाता है जिनको सरकार की ओर से आवास मिले हुए हैं, यानी कि जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स में दिए जाते हैं उनको ये मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता। इसका भुगतान मूल वेतन और कार्यस्थल के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि X क्लास सिटी होगी तो उसका वेतन, उसका मकान किराया भत्ता अलग होगा, Y क्लास सिटी का अलग, Z क्लास सिटी का अलग। इस तरह XYZ में सिटीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी के अनुसार मकान किराया भत्ता सरकारी कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर है नगर प्रतिपूर्ति भत्ता। ये बड़े शहरों में दैनिक जीवन आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है जहाँ छोटे शहरों और कस्बों के मुकाबले कीमतें अधिक होती हैं। यह भी मूल वेतन और काम के स्थान के संदर्भ में दिया जाता है। फिर है यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलावेंस। यह सरकारी काम में यात्रा में आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन के आधार पर उनको 6 प्रवर्गों यानी कि 6 श्रेणियों में बांटा गया है। दैनिक भत्ता, डेली अलावेंसेस, यह रहने, खाने तथा फुटकर खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। अगला है हमारा वाहन भत्ता। यह उस कर्मचारी को दिया जाता है जिसे बहुत अधिक या अपने मुख्यालय से छोटी दूरी के लिए यात्रा करना जरूरी होता है, लेकिन जिसके लिए वो यात्रा भत्ते का दावा नहीं कर सकता, उसे वाहन भत्ता दिया जाता है। अवकाश यात्रा भत्ता, लीव ट्रेवलिंग अलावेंस, जो सरकारी कर्मचारी 1 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेता है वो अवकाश यात्रा भत्ते का पात्र हो जाता है। यह उसे यानी कि उस सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार वालों को 2 वर्ष में एक बार अपने गृह नगर जाने के लिए मिलता है, यानी कि अपने होम टाउन जाने के लिए विद फैमिली ये भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा 4 वर्ष में गृह नगर जाने के लिए 2 में से 1 LTC के बदले वो भारत के किसी भी स्थान पर जाने के लिए भत्ता ले सकता है। यानी कि 4 वर्ष में अगर वो चाहे, अगर उसने पिछले 4 वर्ष में अवकाश यात्रा भत्ता नहीं लिया है तो 2 में से 1 के बदले, 2 LTC में से 1 के बदले वो पूरे भारत में कहीं घूमने जाने के लिए भी विद फैमिली यात्रा भत्ता ले सकता है। अगला है चिकित्सा भत्ता। सरकारी कर्मचारी अपने परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा पाने के अधिकारी हैं। वो जो भी खर्च करेगा उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। यह इलाज के लिए असाधारण खर्च की स्थिति में किया जाता है। फिर है बाल शिक्षा सहायता। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति। तीसरा है छात्रावास आर्थिक सहायता। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए बाल भत्ते की दर 50 रुपये प्रति बालक है, जिसको 5वें वेतन आयोग ने 100 रुपये प्रति बालक करने की अनुशंसा की है। अगला है वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता अपने सरकारी काम करते समय पुलिस, चपरासी जैसे कर्मचारियों के वर्गों को विशेष वस्त्र पहनने होते हैं, उनको विशेष वर्दी भत्ता दिया जाता है।
प्रतिपूरक भत्ता, इसमें निम्न भत्ते शामिल होते हैं: संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, हानिकारक जलवायु भत्ता, आदिवासी क्षेत्र और दूरस्थ स्थान भत्ता, सीमा क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अशांत क्षेत्र भत्ता। अगला टॉपिक हमारा अवकाश लाभ, लीव बेनिफिट्स। सरकारी कर्मचारियों को अनेक अवकाश लाभ भी प्राप्त हैं, परंतु छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी की भी छुट्टी देने से इनकार कर सकता है और उसे वापस कर सकता है, लेकिन वो दे छुट्टी और जिसकी प्रार्थना की गई है, जिसकी एप्लीकेशन दी गई है, उस छुट्टी को कर्मचारी की प्रार्थना के सिवाय बदल नहीं सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार 5 साल से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती हैं। अब विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का स्पष्टीकरण। आकस्मिक छुट्टियां। आकस्मिक छुट्टियां मूलतया यह अप्रत्याशित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए दी जाती है। आकस्मिक छुट्टी पर गए कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेटमेंट वाइज देकर भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट कि कौन सा सही है कौन सा गलत। उसका वेतन रोका नहीं जाता है। इसकी विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। इस छुट्टी को किसी दूसरी छुट्टी से जोड़ा नहीं जा सकता है या मर्ज नहीं करी जा सकती किसी और छुट्टी के साथ। अर्जित छुट्टी, इसको विशेषाधिकार छुट्टी भी कहा जाता है। यह कर्मचारी को कुछ समय के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से दी जाती है। कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी को पहले से जमा किया जाता है, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 15-15 दिन की 2 किश्तों में होती है। सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की छुट्टी के मामले में अर्जित छुट्टी 180 दिन के लिए, अन्यथा एक बार में 120 दिन के लिए ली जा सकती है। अगली हमारे अर्धवेतन छुट्टी। यह छुट्टी उस समय भी विकल्प के रूप में दी जाती है जब अर्जित छुट्टी जमा होती है। यह या तो मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाती है, मेडिकल लीव पर दी जाती है, या निजी मामलों पर। इसलिए इसे बीमारी की या निजी मामलों की छुट्टी भी कहा जाता है। निजी मामलों की छुट्टी भी कहा जाता है। अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव, यह उस कर्मचारी की स्वीकृत की जाती है जो उच्चतर सेवा का कोई विशेष कोर्स कर रहा होता है या ऐसा विशेषज्ञ व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण ले रहा हो जिसका उसके कार्यभार से प्रत्यक्ष एवं निकट का रिश्ता हो, या जो लोक सेवक के रूप में उसकी सोच को व्यापक बनाने तथा क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस छुट्टी का पात्र वो होता है जिसने कम से कम 5 साल का सेवा काल पूरा कर लिया हो। अगली है प्रसूति छुट्टी, मैटरनिटी लीव। यह उन विवाहित या अविवाहित महिला कर्मचारियों को दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे होते हैं। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसे हर प्रकार की छुट्टी से जोड़ा जा सकता है। सभी वेतन वृद्धियां तथा पेंशन के लिए इसे सेवा में गिना जाता है। पैतृत्व छुट्टी, पैटर्निटी लीव, ये ऐसे पुरुष सरकारी सेवकों को उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन के लिए दी जाती है जिनके जीवित बच्चे 2 से कम होते हैं। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसको किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगली है असाधारण छुट्टी। यह तब दी जाती है जब कोई और छुट्टी स्वीकार्य ना हो या कर्मचारी विशेष रूप से जब किसी छुट्टी की प्रार्थना करता है। स्थायी अधिकारियों के मामले में यह 5 वर्ष से अधिक की नहीं दी जा सकती, 5 वर्ष से अधिक की नहीं दी जा सकती, परंतु वो किसी सवैतनिक छुट्टी का अधिकार नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी तरह का वेतन नहीं मिलेगा। अन्य छुट्टियां, उपरोक्त छुट्टियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी परिवर्तित छुट्टी, विशेष अपंगता छुट्टी, चिकित्सालय छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टियों के भी अधिकारी हैं। अगला है हमारा सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये भी इसी का ही पार्ट है। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए धन जुटाने के निम्न 3 उपाय हैं। पहला, अंशदायी पद्धति में कर्मचारियों का योगदान पूरा होता है जिसमें वेतन कटौतियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, आंशिक अंशदान पद्धति, इसमें सेवानिवृत्ति लाभ की लागत में कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदार होते हैं। तीसरी है गैर अंशदायी पद्धति, इसमें सेवानिवृत्ति लाभों की लागत केवल सरकार उठाती है। अब भारत में सेवानिवृत्ति के लाभों के निम्नलिखित रूप प्रचलन में हैं। पहला, पेंशन। यह सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी को उसके शेष जीवन काल तक हर माह मिलने वाली धनराशि है। सभी मामलों में इसका परिकलन संपूर्ण औसत पारिश्रमिक के 50% के रूप में किया जाता है, परंतु यह न्यूनतम 1275 रुपये प्रतिमाह तथा सरकारी वेतन का अधिकतम 50% होनी चाहिए। दूसरी, विभिन्न प्रकार की पेंशनें निम्न है।
अधिवार्षिता पेंशन ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो अधिवार्षिता की निश्चित अवधि अर्थात 58 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। दूसरी सेवानिवृत्ति पेंशन ये उस कर्मचारी को दी जाती है जो सेवा की निश्चित अवधि को पूरा करने के पश्चात अधिवार्षित की आयु पूरी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है। तीसरी है असमर्थता पेंशन। ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके कारण सेवा करने के लिए वो स्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। इस तरह की पेंशन ज़्यादातर आर्मी डिफेंस में दी जाती है, क्योंकि डिफेंस में किसी तरह की दुर्घटना होने पर अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन दी जाती है, रिटायर कर दिया जाता है और इस तरह की पेंशन प्रोवाइड की जाती है। चौथी है क्षतिपूर्ति पेंशन। ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद समाप्त हो गया और उसी पद स्थिति के वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध संभव नहीं है या निचले पद का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो। अगला है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन। ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो। अनिवार्य सेवा जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है। अगला है हमारा अनुकंपा भत्ता। ये उस सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है जिसको बुरे आचरण के लिए सेवा से हटा दिया गया हो या निकाल दिया गया हो। इसको भी पेंशन माना जाता है, परंतु ये धनराशि उस धनराशि की 2/3 से अधिक स्वीकार्य नहीं होती जो उसे क्षतिपूर्ति पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यानी कि अनुकंपा भत्ता मैक्सिमम उतना 2/3 दिया जा सकता है जो उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जितना धनराशि मिलनी थी उसका सिर्फ 2/3 ही, मैक्सिमम 2/3 ही दिया जा सकता है। अगला है हमारा क्षति पेंशन। ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसको सरकारी कार्य के दौरान शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंची है। इसको असमर्थता पेंशन भी कहा जाता है। अगला है परिवार पेंशन। ये उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाती है जिसकी सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई है। इसकी गणना कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन या सरकार में अधिकतम वेतन के 30% के समान दर पर दी जाती है। अगला है भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड। यह सेवानिवृत्ति लाभ का एक अन्य रूप है जो कर्मचारी को एक साथ एक मुश्त दिया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभ की इस आंशिक रूप से अंशदायी पद्धति में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। अगला है उपदान, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। कर्मचारी को उपदान एक मुश्त अदा किया जाता है। ये तरह तरह की होती है, जैसे सेवा उपदान, सर्विस ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति उपदान, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मृत्यु उपदान, डेथ ग्रेच्युटी। छुट्टी भुनाना, जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी संचित या अर्जित छुट्टियों को सेवानिवृत्ति होने के 300 दिन तक के लिए भुना सकता है, यानी कि इतनी दिन की सैलरी ले सकता है। अतः कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के बराबर धनराशि एक मुश्त दी जाती है। यानी कि अगर उसकी 300 लीव्स हैं तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग उसको 300 दिन की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। बीमा लाभ, इंश्योरेंस बेनिफिट। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 2 गुने लाभ वाली कम कीमत की अंशदायी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर उसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक मुश्त भुगतान करने की भी व्यवस्था है। अगला है लोक सेवकों के अधिकार, राइट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। संगठन का अधिकार। भारत के संविधान की धारा 19 सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संगठन का अधिकार प्रदान करती है, परंतु राज्य को यह भी अधिकार है कि राष्ट्रीय हित में वो इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अधिकार संविधान की धारा 309 विधायिका को सार्वजनिक सेवाओं और पद पर नियुक्त लोगों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। अतः लोक सेवक किसी ऐसे संगठन के सदस्य नहीं बन सकते हैं जिसको सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, अतः ऐसे संगठनों का सदस्य बनना लोक सेवकों के लिए एक अनुशासनात्मक अपराध है। सरकार केवल निम्न शर्तों को पूरा करने वाले संगठन को ही मान्यता देती है। जो संगठन इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हीं को ही रिकॉग्निशन मिलता है, यानी कि उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया जाता है। पहला, ऐसा संगठन जिसके सदस्य केवल सरकारी कर्मचारी हों, उसमें कोई किसी तरह का बाहरी व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता। संगठन की कार्यकारिणी का गठन केवल इसके सदस्यों के बीच से ही हो।
तीसरा, राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका को लेकर बायस्ड ना हो। चौथा, व्यक्तिगत मामलों को नहीं उठाए, यानी कि वो एक सामूहिक मामलों को ही उठा सकती है। हड़ताल का अधिकार, ब्रिटेन की तरह भारत में भी लोक सेवकों की हड़ताल पर रोक का कोई कानून नहीं है, परंतु आचरण संबंधी नियम लोक सेवकों को किसी भी हड़ताल में भाग लेने से रोकते हैं। अतः लोक सेवकों की हड़ताल एक अनुशासनात्मक अपराध है। राजनीतिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत ने भी लोक सेवकों के राजनीतिक अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन नियमों के अनुसार सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए लोक सेवक को, किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए, पद पर रहते हुए कोई भी लोक सेवक किसी राजनीतिक दल पर शामिल नहीं हो सकता, उसे पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं करना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। ये सारी कंडीशंस पद पर रहते हुए है। अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो वो ये सब काम कर सकते हैं। अनुशासनिक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन, यह कार्यवाही उस लोक सेवक के विरुद्ध की जाती है जिसने अपने कार्य के दौरान आचरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। भारत में आचरण संबंधी नियम निम्न है। पहला है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। इनमें से किसी अधिनियम का उल्लंघन किया है तो ही उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। फिर विधिवत कार्यवाही में छोटे तथा बड़े दंड देना शामिल है। छोटे दंड, नियंत्रण, सेंसर या डांट फटकार, सिर्फ डांट कर ही छोड़ देना, वेतन वृद्धि रोकना, इंक्रीमेंट रोक देना, पदोन्नति रोकना, प्रमोशन रोक देना ऐसे लोक सेवक का। आर्थिक नुकसान की वसूली, किसी तरह का आर्थिक नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट या पब्लिक का किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर लेना। फिर बड़े दंड हैं, पहला है स्तर या पद घटाना, उसका डिमोशन करना, ऐसे लोक सेवक को डिमोट कर देना। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट देना, ऐसे लोक सेवक को कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना। सेवा से निष्कासित कर देना, निकाल देना। सेवा से पदच्युत करना, यानी कि पहला है सेवा से निष्कासन और दूसरा पदच्युत कर देना। निष्कासन और पदच्युत में अंतर यह है कि निष्कासन वाली स्थिति कर्मचारी को भावी नौकरी यानी कि भविष्य की नौकरी के लिए अयोग्य नहीं बनाती है, यानी कि वो भविष्य में अगली किसी नौकरी में अप्लाई करके उसे हासिल कर सकता है। जबकि पदच्युत की स्थिति में कर्मचारी भावी रोजगार के अयोग्य हो जाता है, यानी कि उसका कैरेक्टर पुअर हो जाता है और उसे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला, जिस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है उससे स्पष्टीकरण मांगना। दूसरा, यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं हो तो आरोप तय करना। तीसरा, कर्मचारी को सेवा से निलंबित करना। आरोपी की सुनवाई और कर्मचारी को अपने बचाव का अवसर देना। अगला है निष्कर्ष और रिपोर्ट बनाना। अगला है प्रस्तावित दंड के बारे में कर्मचारी को अपने बचाव का दूसरा अवसर देना। फिर सातवां है लास्ट में दंड का आदेश देना। फिर एक और है इसमें पॉइंट, अगर वो कोई अपील करता है तो उसकी अपील पर सुनवाई करना। अपील पर सुनवाई करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है इसका संघ और प्रबंधन संबंध इसको देखेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा वित्तीय प्रशासन और आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स, ये दो टॉपिक रह जाएंगे, वो हम बाद के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, थैंक यू।